हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर मुकेश कुमार मैथ इस क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के मैथ्स बेसिक का सैम्पल पेपर का डिस्कशन करेंगे। इस बार सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है बोर्ड का। 10th क्लास में जैसे पहले पेपर आता था से इस बार कुछ अलग हटकर पेपर आएगा, यानी कि पैटर्न क्वेश्चन पेपर बदला हुआ है, तो उसी के डिस्कशन करना है हमें। तो इस बार जो है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि सैम्पल पेपर है ये, तो इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दो तरह के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर में जो है पार्ट ए एंड पार्ट बी होगा। अब पार्ट ए में आज हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट ए में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो तरह के पार्ट होंगे इसमें। तो पार्ट फर्स्ट में 16 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन होंगे। ऐसी पार्ट सेकंड में भी 16 नंबर के होंगे। तो आज हम सिर्फ पार्ट 1 की बात करेंगे। इस बार जो टोटल 36 क्वेश्चन आएंगे, तो आप जो है इसमें पार्ट ए का डिस्कशन करना, उसका कि कैसे उसे सोल्व करेंगे और कैसे लिखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया वो इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या आ रही है कि उसे हिंदी में समझ में समस्या आ रही है, तो इसलिए मैंने इसके लिख दिए हुए हिंदी में भी लिख दिया है और इसको कैसे हल करेंगे। अब अपने पार्ट ए में 16 क्वेश्चन है और 16 मार्क्स के हैं, तो इन पर हमें इनके हल करना है। तो देखिए किस तरह से इन्हें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस 156 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब देखिए, अभाज्य संख्या पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका जो गुणनखंड, दो ही गुणनखंड होने चाहिए, एक तो एक और दूसरा वो अपने आप, तो उन सब संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी हो 2 है, फिर 3 है, 5 है, इस तरह से। तो इसको 156 को गुणनखंड के रूप में लिखकर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ से देख सकते हैं ये इसमें 156 के अभाज्य गुणनखंड जो है, जैसे छोटी क्लासों में 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आ जाएगा, 78 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 39 आ जाएगा, 39 को 3 से करेंगे 13 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 बार आ गया तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक द्विघात बहुपद लिखे जिसमें शून्यांकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ। जब एक द्विघात बहुपद को लिखते हैं जिसमें शून्यांक मान लो ए और बी दिए हुए हैं, तो उसे इस तरह से लिखते हैं ये इसमें कि मान लीजिए ए और बी दो शून्यांक हैं, तो इसका ये द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी गुना एक्स, यानी दोनों शून्यांकों का योग और प्लस उनका गुणनफल। तो योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया है, तो ए प्लस बी जो उनका योग 2 दिया हुआ है और गुणनफल उसका -8। तो यहाँ इनकी जब वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे इसमें, तो ये द्विघात बहुपद इस तरह से हो जाएगा x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा द्विघात बहुपद का। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, HCF गिवन हुआ, दो संख्या दिए हैं 96 और 404, 96 और 404, उनका HCF 4 दिया हुआ है और इनका LCM जो है ज्ञात करना है इसमें कि LCM कितना होगा। अब जब दो संख्या दी होती हैं, और तो ये हम पहले से जानते हैं कि दो संख्याओं का HCM और LCM और HCF की गुना जो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसे देखिए कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये इसमें HCF और LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF दिया हुआ 4, LCM निकालना, और एक संख्या 96 और एक 404 है। एलसीएम निकालेंगे तो 4 इसके नीचे चले जाएगा, 4 से इसे हल करेंगे, 404 को डिवाइड करेंगे 101 आ जाएगा, इनकी गुना करके ये 9696 जो आंसर आ जाएगा इसमें। अब ये इसका जो है एलसीएम होगा। अब इसमें एक चॉइस भी दी हुई है, तो चॉइस को भी देख लेते हैं। इसमें चॉइस में जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए, फंडामेंटल थ्योरम लिखनी है इसमें। तो फंडामेंटल थ्योरम जो आपने याद की होगी इसमें, तो ये इस तरह की फंडामेंटल थ्योरम को कथन करके इसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है
और यह विश्लेषण एक अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्या किसी भी क्रम में हो सकती है, तो इसे याद कर लें और इसे इस तरह से लिख सकते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं ये, और इस तरह से लिखने हैं, एक एक नंबर के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी ये समीकरण युग्म दिए हुए हैं। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, और इसमें दोनों को इनके जो गुणांकों की तुलना करके ये बताना है कि ये दिए हुए समीकरण संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। तो पहले तो देखिए दोनों के इसमें समीकरण में A1 B1 C1 A2 B2 C2 की तुलना लिखेंगे इसमें। तो देखिए एक मिनट इस तरह से करेंगे। ये पहला समीकरण ये है, दूसरा है A1 की वैल्यू इसका x का गुणांक हो गया, और ये भी x का गुणांक A2 का हो गया। ये B1 का विद साइन, B1 की वैल्यू -2 B2 की वैल्यू 4। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो 1/3 हो जाएगा ये, और ये -2/4। तो देखो दोनों अलग अलग हैं। तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो इसका ये निकाय होने का प्रतिबंध भी होता है कंसिस्टेंट होने का। तो इनके जो गुणांक है x और y के A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी बराबर नहीं होने चाहिए। तो जब ये नहीं होते तो ये संगत होता। तो इसमें भी ऐसी इस तरह से कंडीशन है। तो ये दिए हुए जो समीकरण युग्म ये संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है इसमें, तो एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें दो चीज दी हुई है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। इसका कोण जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है 5, पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे करेंगे। ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ए बी का HCF निकालना है इसमें। देखिए सहभाज्य संख्या कैसी होती है, जिनका HCF 1 होता है। तो इन जब दोनों का HCF होगा तो इनका HCF जो है 1 होगा, सहभाज्य संख्या जो इसमें। तो इस तरह से हो जाएगा। ए और बी सहभाज्य संख्या है तो इनका HCF हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। तो इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है इसे करेंगे इसमें। तो ये क्षेत्र फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। ये मान रख देंगे थीटा का आर का 60/360 इंटू पाई का मान 22/7 दिया, 6 × 6 है। ये इसके कटकर 6 आ जाएगा। 6 से 6 इन दोनों की गुना करेंगे 132/7। 132 को 7 से भाग करेंगे तो 18.66 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें भी एक चॉइस दी हुई है, तो इसको भी चॉइस को भी हल करना है इसमें। देखिए इसमें घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़े द्वारा चरी गई घास के मैदान का परिमाप ज्ञात करना, यानी पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर फाइंड करना की। अब जब इससे हेल्प दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये घोड़ा बंधा हुआ है, ये रस्सी है तो ये चारों तरफ घूम सकता है इसके, तो ये एक वृत्त बन जाएगा। तो जो घोड़े द्वारा चरी गई घास का जो मैदान का परिमाप है वो वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा। और वृत्त का परिमाप कितना होता है, तो वो 2πr वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो पाई का मान रखेंगे 2 × 22/7 × 28, 7 से इसे डिवाइड कर देंगे तो तीनों की 2, 22 और 4 गुना करके 176 मीटर उसका परिमाप हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसमें एक आकृति दी हुई है, ABC त्रिभुज है ये। इसमें DE BC के समांतर है, ये दिया हुआ है। और ये कोण ADE ये 70 डिग्री दिया हुआ है। और कोण B, ये BAC ऊपर वाला कोण ये 50 दिया हुआ है। तो ये BCA यानी ये कोण निकालना है इसमें। अब देखो जब ये इसके समांतर है ये,
तो जितना कोण ये होगा इतना ही कोण ये होगा, ये थेल्स के जो है कन्वर्स से हो जाएगा। तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब ये त्रिभुज ABC में दो कोण दिए हुए हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें ये 7वां क्वेश्चन है, ये इस तरह से निकाल देंगे। तो तीनों का कोण 180 अंश होता है। ए का मान हमें पता 50 है, बी का निकाल ले 70 है, सी निकालना। तो सी बराबर कितना, 180 में से इन दोनों को प्लस करके घटा देंगे तो 60 डिग्री ये सी का मान आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, इसी में फिर एक इंटरनल चॉइस और दी हुई है, ये भी आकृति इसी तरह से ABC में जो है ये AD का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और BD का मान जो दिया हुआ है ये भी 3 सेंटीमीटर है, AE का मान 3.5 सेंटीमीटर है और AC का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 7 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी 3.5 हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट जो है EC। अब देखो फिर इसमें ये बताना है कि DE BC के समांतर है या नहीं है। तो फिर इनका दो अनुपात निकालेंगे, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो देखिए इस तरह से चित्र में और क्लियर हो जाएगा। इसमें AD अपॉन BD जो है 2/3 हो गया और AE अपॉन EC 3.5/3 ये 1 हो गया। ये दोनों अनुपात इक्वल नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये इसके कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये इसके समांतर नहीं है। समांतर होने के लिए दोनों का अनुपात जो है जहां विभाजित करते हैं ये अनुपात बराबर होने चाहिए। तो अनुपात बराबर नहीं है तो ये समांतर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। इसमें देखिए इसमें एक वृत्ताकार खेत की बाड़ जो है 24 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल खर्च दिया हुआ 5,280 रुपये हुआ। खेत की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब इसमें जो खर्च दिया हुआ है कुल खर्च को अगर इसे प्रति मीटर से भाग कर देंगे तो इसकी बाड़ की लंबाई आ जाएगी, नहीं फेंस जो है फेंस की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए इसमें ये इस तरह से बाड़ की लंबाई कुल खर्च अपॉन कुल प्रति मीटर दर 5,280 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 220 मीटर आ जाएगी। ये बाड़ की लंबाई है। बाड़ की लंबाई ये देखो ये बाड़ लगी है वैसे, तो बाड़ की लंबाई वृत्त की परिधि या परिमाप के बराबर हो जाएगी इसमें। और ये होता है 2πr। तो ये तो 2πr बाड़ की लंबाई 220 होगी, 2 गुना पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान निकालेंगे तो आर का मान निकालने से 220 के 7 में गुना हो जाएगी और 2 गुना 22 से भाग करेंगे इसे तो 35 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 एक वृक्ष है इसमें, और वृक्ष जो है ऊपर से टूट गया। ऊपर से टूटकर जो है वो जो जमीन पर भूमि को स्पर्श करता है और इस प्रकार स्पर्श करता है कि उसका जो कोण है, जमीन से जो कोण बनता है सिरे का, वो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो उसके पेड़ की जहां से टूटा वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसे चित्र से देख सकते हैं, फिगर देखिए ये वृक्ष है, ये यहाँ से ये वृक्ष है और ये इतना पोर्शन टूट कर तो ये नीचे लगेगा, ये स्पर्श करेगा ये। तो यहाँ से जो ये 8 मीटर की दूरी पर वृक्ष जो है ऐसे 8 मीटर की दूरी पर 30 अंश का कोण बनाता है ये। अब इस वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है इसमें। तो देखो इसमें जो इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो जहाँ टूटे हुए भाग से इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ये पूछा ना, टूटे हुए वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है। जहां से पूरे वृक्ष की नहीं उछालनी, पूरा वृक्ष तो यहाँ तक है जितना टूटा ये। तो देखो ये इसका लंब हो गया और ये इसका आधार। लंब और आधार का अनुपात tan होता है। तो ये tan एंगल 30 दिया, tan 30 इक्वल टू ये निकालना हमें, ये मान लो h है ये, तो यह AB है, AB अपॉन और ये BC ये 8 दिया हुआ है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3 जो है इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर देखिए, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो संख्यात्मक यानी दोनों का मान बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो दोनों का हम जो फॉर्मूला लिखेंगे, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ जो ऐसे सर्कल जो है इक्वल टू एरिया ऑफ पेरीमीटर,
ये फॉर्मूला था 2πr और ये πr²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, पाई और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो है ये डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो एक r से r डिवाइड हो जाएगा, तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी इसमें। तो त्रिज्या 2 यूनिट जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में माध्य, माध्यक और बहुलक में जो आपसे संबंध है उसे लिखना। तो ये फॉर्मूला है, तो सबको नहीं आप याद रखिए इसे। तो देखिए इस तरह से फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक जमा 2 गुना माध्य। तो ये ध्यान रखना, माध्यक जो है ये ज़्यादा मान होता है, तो ये शुरू में होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक जमा 2 गुना माध्य। तो ये बदल बदल के भी कभी बहुलक का भी रूप मान पूछ लेते हैं, ये कभी माध्य का भी, तो ये अच्छी तरह से याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, रेखाखंड है एक रेखाखंड BC को 3:5 में आंतरिवृत्त करने के लिए एक रेखाखंड BX न्यून कोण बनाता हुआ CBX बनाते हुए खींचते हुए समान दूरी पर कितने बिंदु होंगे। अब देखो जैसे कंस्ट्रक्शन में करते थे क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन 12 में देखिए ये रेखाखंड है BC और ये एक BX जो है रेखा जो है इसे न्यून कोण बनाते हुए इस तरह से खींचा हुआ है। अब ये 3:5 में बांटना, तो समान दूरी पर इस पर निशान लगाते थे इस तरह से, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर 3:5 है, तो इन्हें जितने जोड़ होता था इतने इसमें समान दूरी के निशान लगाते हैं इसमें। तो इसका आंसर है 3 और 5 8 हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इसमें भी 2 पार्ट हैं और दिया हुआ, तो दोनों को देखना। P के किस मान के लिए समीकरण युग्म एक ये दिया हुआ है, एक अद्वितीय हल होगा। तो दोनों को समीकरण लिख लेंगे और देखिए इस तरह से ये होता है। अद्वितीय हल होने की स्थिति जो होती है, जो A1 A2 यानी जो उनका गुणांकों की तुलना करते थे और B1 B2 बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ A1 का मान लिखेंगे, ये A1 का मान हो गया, ये A2 का, तो 4/2, और ये B1 का मान हो गया, ये B2 का, P/2। दोनों बराबर नहीं होने काट देंगे, तो इसे काट के 2 आ जाएगा और 2 दूनी 4, तो P का इज नॉट इक्वल टू 4, यानी P का 4 के मान को छोड़कर सब मान के लिए हल होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है, और देखिए ये भी समीकरण निकाय में दे दिया, किस प्रकार की सरल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसके भी जो गुणांक है उनकी तुलना करेंगे और तुलना करके देखो, इसमें ये तो दिए हुए हमें, ये एक पहली समीकरण है, ये दूसरी, ये A1 का मान 2 है, ये A2 का मान है, तो A1 A2 2/4 यानी 1/2। ऐसी ये B1 B2 का मान है 3/6, ये 1/2, और ये C1 C2 का मान है 5/7। ये देखो दोनों मान आपस में बराबर है, ये अलग है। तो ये जो प्रतिबंध होता था इस तरह से, पहले 2 गुणांक बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं होता, तो ये समांतर रेखाओं के लिए होता है। तो जो दी हुई रेखाएं हैं ये कैसी समांतर रेखा यानी पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये इसका आंसर है 13 क्वेश्चन का। अब जो है 14 क्वेश्चन पर आते हैं। ये प्रायिकता वाले चैप्टर का है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो ये 3 लाल गेंद हो गई और 5 काली गेंद हो गई, कुल गेंद 8 हो गई। जब किसी गेंद की प्रायिकता निकालने तो जो अनुकूल परिणाम यानी जिसे हम निकालना चाहते हैं अपॉन कुल परिणाम, ये इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो हम इसमें लाल गेंद निकालने, लाल गेंद 3 है तो 3 और अपॉन टोटल है 8, तो 3/8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी एक चॉइस दी हुई है। इसमें क्या है, एक पासे में एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पासे पर जो संख्या लिखी रहती है, एक पासे पर जो संख्या लिखी रहती है 1 से 6 तक लिखी रहती है, 1 से 6 तक, तो कुल संख्या जो है एक ही बार उछाल जाता है। अगर 2 बार उछालते तो 6 × 6 होता, ये सिर्फ एक बार है, ध्यान रखना। तो एक बार होने पर कुल संख्या 6 हो गई। अब इसमें अभाज्य संख्या पहले भी हमने डिस्कशन करा था कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5 ये होती हैं।
इसमें 1 से 6 तक जो अभाज्य संख्या होंगी 2, 3, 5 यानी 3 संख्या होंगी। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 3 अनुकूल परिणाम हो गए और टोटल है कुल संख्या 6, 3/6 यानी 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 15 पर देखिए, एक टावर भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। भूमि के एक बिंदु जो टावर के पास से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसे ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए इस तरह से ये टावर है, यहाँ से ये ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है और यहाँ से 15 मीटर दूरी पर इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो फिर ये ट्रायंगल बन गया ABC, ये इसका लंब हो जाएगा और ये इसका आधार। लंब और आधार का अनुपात 60 होता है, 10 होता है। तो ये 10 एंगल 60 इक्वल टू ये ऊंचाई h और ये 15। 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो h की वैल्यू 15√3 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और इसके पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता और एक घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होगा। तो इनका हमेशा एक घटना घटित होना उसको PE लिखते हैं, ये और ना होने को PE। तो एक घटना घटित PE और PE नोट में न होना, उन दोनों का योग हमेशा 1 होता है। तो ये आपका स्टूडेंट्स जो है सैंपल पेपर का पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट का था, जिसमें 16 का सॉल्यूशन था। इसे इस तरह से हल करना है। इसमें 16 क्वेश्चन थे और ये 16 नंबर के हैं और इसी तरह है आपको लिखने हैं। तो इनकी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है और फिर जल्दी हम इसके दूसरे पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आपको इसके लिए तैयारी करनी है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम जो है फिर हम इसके बाकी क्वेश्चन बताएंगे। और ये सभी स्टूडेंट्स अपने साथियों को भी अच्छी तरह से बताएं इसमें। धन्यवाद।